नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है कहानी कुर्सी की। आप देख रहे हैं अब से ठीक 2 घंटे के बाद जम्मू कश्मीर में चुनावी बिगुल बज सकता है। दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और इस दौरान चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। साथ ही आज हरियाणा में भी विधानसभा चुनावों की तारीखें घोषित की जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को इस साल 30 सितंबर तक चुनाव कराने का आदेश दिया था। अभी कुछ दिन पहले ही चुनाव आयोग की टीम जम्मू कश्मीर का दौरा करके वहां से लौटी है। वहां की चुनावी तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया था और इसी के बाद माना जा रहा था कि अब कभी भी जम्मू कश्मीर में चुनावी बिगुल बज सकता है। और चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हो रही है। 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में यह पहला विधानसभा चुनाव होगा। साथ ही जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर का यह पहला चुनाव है। उसके बाद राज्य में बहुत कुछ बदल चुका है। पॉलिटिकल डायनामिक्स वहां के बदल चुके हैं। जम्मू कश्मीर 2 भागों में बंट चुका है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा चुका है और साथ ही जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल सीटें 87 से बढ़कर अब 90 की जा चुकी है। परिसीमन हो चुका है। बहुत सारी बातें हैं। अगले 2 घंटे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तो हमारी नजर रहेगी ही, लेकिन उमर अब्दुल्ला को अभी भरोसा नहीं हो रहा है कि आज तारीखों का ऐलान होने जा रहा है। अब ऐसा क्यों है, हम इस पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले आप अब्दुल्ला को सुने। Well, we don't know that for sure. That's speculation. We hope that they're announcing dates for J&K, but in the past also we've expected an announcement and one hasn't been forthcoming. J&K has been without an elected assembly since 2018. This is perhaps the longest period without an elected government in J&K. So we hope that the ECI will use today's opportunity to announce early elections in J&K in keeping with what the Supreme Court of India has said, because this is as per their guideline, their directives. अब हम चर्चा को जरा शुरू करते हैं, क्योंकि बात जम्मू कश्मीर की हो रही है। धारा 370 हटने से लेकर आज इंतजार इस बात का चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। जम्मू कश्मीर बहुत बदल चुका है। परिसीमन के बाद जो सीटों की संख्या हुई, वो आप चाहे पीडीपी की पॉलिटिक्स कहें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिटिक्स करें या फिर बीजेपी की कश्मीर वाली पॉलिटिक्स कहें, बहुत कुछ बदलाव आ चुके हैं। बहुत स्वागत है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, समीर चौगांवकर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और थोड़ी देर में अवधेश जी भी हमारे साथ होंगे। विजय जी, ये क्या धारा 370 हट जाने के बाद जम्मू कश्मीर में एंड स्पेशली कश्मीर में एक रेफरेंडम होगा कि वो केंद्र सरकार के फैसले के साथ थे या नहीं थे? यदि चुनाव को इस तरह से देखते हैं तो होगा कि यदि चुनावों के नतीजों को देखें, लेकिन महत्वपूर्ण है कि 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं। नतीजे क्या होंगे, उसको आप रेफरेंडम लेंगे कि नहीं लेंगे, क्योंकि रेफरेंडम तो अलग चीज हो जाएगी, बहुत ज्यादा बड़ा शब्द हो गया रेफरेंडम। हाँ, लेकिन महत्वपूर्ण है और अच्छी बात है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं। हम लोग तो हमेशा ही कहते हैं कि चुनी हुई सरकारें ही जो है वो बेहतर होती हैं राज्यों के लिए या देश के लिए किसी भी समय में। लेकिन जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में 10 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है। वहाँ कोई चुनी हुई सरकार नहीं रही और पिछले 5 साल में तो आपने मतलब 5 साल से नहीं थी एक्चुअली सरकार तो वहाँ पर। उससे पहले पीडीपी और बीजेपी की सरकार रही। फिर वहाँ पर जब आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ और गवर्नर रूल का जिस तरह से काम हुआ, उसमें 2 बड़े बदलाव हुए। एक बदलाव हुआ कि जम्मू कश्मीर का जो स्टेटस था राज्य का, वो ख़त्म हो गया। ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी स्टेट को डाउनग्रेड किया जाए, स्टेट से वो बनाया जाए केंद्र शासित प्रदेश। और इसको जम्मू कश्मीर के लोगों ने बहुत अच्छे से नहीं लिया, लेकिन फिर सरकार ने भरोसा दिलाया कि जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा मिलेगा। होम मिनिस्टर ने भी कई बार कहा, प्रधानमंत्री ने भी कहा। तो अब उम्मीद हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर डायरेक्टिव्स अपने दिए कि जल्दी से जल्दी वो लाया जाए उनका स्टेटस, तो बेहतर होगा। क्योंकि जब एक पूरी राज्य का दर्जा होगा, पूरे राज्य में अपनी उसकी चुनी हुई सरकार होगी, वो किसी भी पार्टी की, वो बीजेपी की है, पीडीपी की है, या जो भी लोग होंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वो चुने हुए लोग अपने इलाके को डेवलप करने के लिए, अपने इलाके को आगे बढ़ाने के लिए कैसे काम करेंगे। इसको रेफरेंडम के तौर पर नहीं देखना चाहिए। वहाँ पर एक जिस तरह से माहौल में बदला है, कुछ नहीं बदला है। बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से अलग अलग राय देते हैं कि आर्टिकल 370 से क्या फ़ायदा हुआ, क्या नहीं हुआ।
क्योंकि आर्टिकल 370 के बाद पथराव की और तमाम तरह की घटनाओं में कमी वहाँ पर आई है, लेकिन आतंकवादी घटनाएं हम देख रहे हैं कि वो कम नहीं हो रही हैं। और उसमें भी एक बड़ा बदलाव हुआ कि जो पहले घाटी में होता था वो जम्मू में हो गया, तो ये एक बड़ा मेजर शिफ्ट है, उसकी चिंता भी सरकारों को हो रही है। लेकिन आज मैंने देखा कि संभावना है कि आज चुनावों के ऐलान होने वाला है और उससे पहले बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव किया गया है। अब इलेक्शन कमीशन उसको कैसे लेता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं हैरान हूँ इस बात से। नहीं, लेकिन हमारे जितने यहाँ पर मेहमान हैं वो कैसे लेते हैं उनसे तो हम चर्चा कर ही सकते हैं। हर्षवर्धन जी, उमर अब्दुल्ला कैंप में बड़ी बेचैनी है क्या? क्योंकि उमर जी तो ये कह रहे हैं कि विश्वास ही नहीं हो रहा है, अभी यकीन कर पाना बड़ा मुश्किल है कि चुनावों की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है, किसका दांव चलने जा रहा है? देखिए, मुझे लगता है सबसे पहले मीनाक्षी, ये निश्चित तौर पर बहुत अच्छा है कि किसी भी राज्य में किसी भी जगह पर कोई अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यानी जनता चुनती है, तो उसको ज़रूर करना चाहिए। तो ये हो रहा है तो इससे सुखद कुछ नहीं है। लेकिन जहां हो रहा है, यानी जहां होने की बात हो रही है, हम भी चौंकते हैं उमर अब्दुल्ला साहब की तरह, लेकिन जहां होने की बात हो रही है वहां के संदर्भों पर जरूर बात करनी चाहिए। वहां चुनाव क्यों नहीं हो पाए, या वहां जब चुनाव हो रहे थे तो कैसे हो रहे थे कि 7-7.5% कुल मत पड़ते थे और उसमें से 2.5 से 3% मत पाकर उमर अब्दुल्ला के पिताजी फारूक अब्दुल्ला वो सांसद बन जाते थे श्रीनगर से। तो देश को पहले तो ये पता होना चाहिए कि कहने को चुनाव होता था लेकिन उस चुनाव का कोई मतलब नहीं था। जब वहां 370 लगी हुई थी तो देश का अकेला राज्य था जहां के विकास कार्यों के ऑडिट का कोई प्रावधान नहीं था। यानी वहां 10 रुपया खर्चा हुआ, कहां खर्च हुआ, कैसे खर्च हुआ, वो जैसे पहले मनरेगा का कच्चा काम होता था ना कि नहर बनी गायब हो गई, कहे मनरेगा का काम हो गया, तो मनरेगा के काम बनने के बाद पार्ट दी गई और उसके बाद मतलब फिर क्या वापस हुआ बन पता जाती नहीं थी। वो सब कहे कि हो गया लेकिन वो पैसा चला गया। फिर जो वहां जिसको हम बुनियादी सुविधाएं कहते हैं, तो सड़क पहुंचना, रेलवे कनेक्टिविटी पहुंचना, लोगों के घर में सिलेंडर पहुंचना, दूर दराज के सीमावर्ती गांवों तक बिजली पहुंचना, उन गांवों के आसपास पाकिस्तान वाला नेटवर्क न लगने लगे, भारत वाले मोबाइल का टावर वो काम करे, वो करना, वो इसी 5 साल में हुआ। ये 2019 से 2024 के दौरान, यानी जब वहां कोई चुनी हुई सरकार नहीं। तो क्या एकदम मतलब जनतंत्र नहीं था, लोकतंत्र नहीं था? डीडीसी का चुनाव हुआ, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का, और बड़ा शानदार नए नए बच्चे उसमें लड़कर आए। क्यों? क्योंकि ये इन वालों ने विरोध किया था, बायकॉट कर दिया था। सबसे बड़े जिम्मेदार तो यही लोग हैं। अगर 7%, 8%, 5% मतदान पर ये लोग सब नेता थे, ये चाहे उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे महबूबा मुफ्ती मोहम्मद सईद, वो तब नहीं रहे, चाहे गुलाम नबी आजाद, तो इसका मतलब कि इन लोगों ने लोकतंत्र को वहां जीवित रहे, लोकतंत्र फले फूले, उसकी कोई कोशिश नहीं की। और इस सब के ऊपर एक चीज है जिसको हम कहते हैं आतंकवाद, अलगाववाद, जिसको बड़ी मुश्किल से खत्म किया गया। बस मेरी एक ही चिंता है, क्योंकि चुनाव जब होते हैं, इलेक्शन प्रोसेस में बहुत से लूप होल्स होते हैं, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव तो हो जाए, कहने को लोकतंत्र बहाल हो जाए, लेकिन जनता के हित वो अहित में बदल जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि अलगाववाद, आतंकवाद बढ़ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि जम्मू कश्मीर की जनता जो शांति में रह रही है, जिसके यहाँ मल्टीप्लेक्स खुलने वाला है, कई जगह तो शुरू भी हो चुका है, लोग पिक्चर देखने लगे, वरना 90 के दशक में जब जला था। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि इसी विधानसभा चुनाव के बहाने ही सही जरा एक दौरा मेरा कश्मीर मतलब का हो जाए, अच्छा है, ये होना चाहिए, बस ये है कि वो एक सिनेमा देख लूं। बिल्कुल। तो लेकिन जो बात अभी समीर जी, हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि जो उनके डर हैं, जो उनकी चिंताएं हैं, बीजेपी ने भले ही राज्यपाल के माध्यम से वहां पर कितना भी काम करने का, डेवलपमेंट करने का प्रयास किया हो, लेकिन कश्मीर में अभी भी क्या बीजेपी के लिए कोई स्कोप है? देखिए, जब आर्टिकल 370 वहां से हटाई, आप सवाल पूछे तो हमेशा जम्मू कश्मीर बोलिए। अच्छा, ठीक है। अगर आप कश्मीर कहेंगे तो एक हिस्सा वो आता है, तो जम्मू में देखिए, उस हिस्से में तो मुश्किल है चुनाव की बीजेपी की परफॉर्मेंस और कश्मीर की परफॉर्मेंस में जमीन आसमान का अंतर है। हाँ, अब क्या करें, बस कश्मीर निकल आता है उसी को इसलिए। चिन्हित कराने के लिए। देखिए, जब आर्टिकल 370 वहां से केंद्र सरकार ने हटाई थी, उसके बाद रंजना देसाई के इसमें एक कमीशन को बिठाया था कि जो वहां सीटों का पुनर्निर्धारण कर सके, परिसीमन कर सके कि कितने सीटें होना है। काफी विस्तृत उन्होंने अध्ययन किया, फिर रिपोर्ट सौंपी और 7 सीटें बढ़ा दी।
अब जम्मू के अंदर अगर आप देखोगे तो 43 सीटें हो गई है और कश्मीर के अंदर 47 सीटें हो गई है, कुल मिला के 90 सीटें हो गई है। मतलब अगर 2019 की 2014 की आप तुलना करोगे जो चुनाव हुए थे उसकी तुलना में 7 सीटें अब बढ़ गई है। अब पहले 83 सीटों पे होता था, अब 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव होगा। तो जो फासला था जम्मू और कश्मीर के बीच में वो कम हो गया, 43 सीटों का हो गया, 7 सीटों का हो गया। कश्मीर में 46 सीटें थी, वहां 1 सीट बढ़ा दी गई है, वहां 47 कर दी गई है और बाकी सीटें 6 सीटें इधर बढ़ा दी गई है, जम्मू रीजन के अंदर सीट बढ़ा दी गई है। तो 90 सीटों पर चुनाव होने वाला है। इधर पहले जो 37 हाँ, जो 37 सीटें थी वहां अब 43 सीटें हो गई है। तो इन 90 सीटों पर चुनाव होने वाला है। अब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वहां लगातार काम किया है, संगठन के हिसाब से वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किया है, संघ का वहां जमीनी स्तर पर बहुत काम है और मनोज सिन्हा ने जो केंद्र की योजनाओं को वहां जिस हिसाब से बहुत लागू किया है, उसके बाद मुझे लगता है कि यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद लेकर आ रहा है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि इतना होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर में इस बार लोकसभा में उम्मीदवार क्यों नहीं उतारे? जम्मू में तो आपने उतारे थे, लेकिन कश्मीर में लोकसभा में आपने उम्मीदवार नहीं उतारे। उन्हें अच्छा उम्मीदवार मिले नहीं थे या उन्हें डर था उम्मीदवार उतारने के बाद भी कुछ होना नहीं है? नहीं, अब ये तो पार्टी जवाब देगी इस बात का कि उनका क्या आकलन था कश्मीर में उम्मीदवार न उतारने का, कि क्या समर्थन नहीं मिलता और जिस तरीके से विरोध वहां हुआ था, पार्टी को लगा होगा कि अभी समय नहीं है वहां उतारने का। लेकिन यह तय है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में जम्मू रीजन में अच्छा प्रदर्शन किया था और भारतीय जनता पार्टी ये मानकर चल रही है कि जो अब 43 सीटें जम्मू रीजन की आती है उसमें से 40 सीटें हमको हर हाल में जीतना है और बाकी कश्मीर में हमें बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो चुनाव होगा इसमें बिना भारतीय जनता पार्टी के कोई सरकार बनाने की स्थिति में रहेगा नहीं। लेकिन वहां जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और बाकी और वहां के जो छोटे दल है सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को वहां रोकेंगे और सरकार बनाएंगे। इनकी कोशिश है कि बिना भारतीय जनता पार्टी के वहां सरकार बना ले। इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और दूसरे दल मिलकर वहां सरकार बनाने की दावा पेश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में आप देखेंगे बारामूला से राशिद इंजीनियर चुनाव जीते हैं, अलगाववादी निर्दलीय चुनाव जीते हैं वहां से, ये एक बड़ी चिंता का विषय भी वहां पर रहेगा कि इस तरह की जो मानसिकता के लोग हैं वो विधानसभा चुनाव निर्दलीय लड़ेंगे, उन्हें दूसरे छोटे दल समर्थन दे सकते हैं या वहां की आवाम जो जनता समर्थन देगी तो वहां कैसा परिणाम आएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। भारतीय जनता पार्टी की सारी उम्मीद इस बार जम्मू रीजन से, कश्मीर से भारतीय जनता पार्टी को बहुत उम्मीद नहीं है। अच्छा, ऐलान से पहले ही जो तबादले हुए हैं, जो एग्जीक्यूटिव कॉल लिए गए हैं, जो सर अभी कह रहे थे विजय जी, अवधेश जी, उस पर आपकी क्या राय है? चुनाव से पहले बहुत सारे फेरबदल हुए हैं। स्वाभाविक है, चुनाव के पहले का फेरबदल है या वहाँ की प्रशासनिक आवश्यकताओं को लेकर के है, क्योंकि इधर जम्मू में और जम्मू के क्षेत्र में जिस ढंग से कुछ आतंकवादी घटनाएं हुई हैं। देखिए, इस समय का जो चुनाव हो रहा है वो कश्मीर की आज़ादी, मतलब 15 अगस्त 1947 में भारत की आज़ाद होने के बाद से एक नए परिप्रेक्ष्य में पहला चुनाव होगा। और वैसे तो डीडीसी का चुनाव हुआ था जिसकी चर्चा हो चुकी है। ये इस समय बदला हुआ जम्मू कश्मीर कई मायने में है, कई मायने में नहीं बदला है। बदलाव नंबर 1 ये है कि अभी हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर घाटी में भी जगह जगह तिरंगा यात्राएं निकल रही थी, स्कूल में तिरंगे फहराए जा रहे थे, छात्र राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान गा रहे थे। ये स्थिति पहले नहीं थी। वहां खेल की प्रतियोगिताएं हम देख रहे हैं, वो भी नहीं थी। लाल चौक कल ही हमने देखा इंडिपेंडेंस डे पर लाल चौक पर इतना अच्छा माहौल था। लाल चौक पर हम लोगों को कल्पना नहीं थी कि हम लोगों ने जो भयावह परिस्थिति देखी है उस समय भारतीय जनता पार्टी को तो एकता यात्रा निकालनी पड़ी थी कि हम फहराएंगे। मोदी जी भी उसमें शामिल थे, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी अध्यक्ष थे। कि लाल चौक पर तिरंगा फहराना, मतलब वहां जो चुनाव हो रहे थे उसमें बूथ पर जो है केवल वो बूथ लगा हुआ है, वहां एक बोर्ड लगा दिया जाता था, जिसको जान प्यारी नहीं है वो आकर मतदान करे, और डर के मारे लोग नहीं जाते थे। तो इस बार तो लोकसभा चुनाव में भी जबरदस्त बम्पर वोटिंग हुई है। विजय त्रिवेदी जी कह रहे 10 साल बाद चुनाव, और जम्मू कश्मीर कितने दिनों तक राष्ट्रपति के शासन के दौरान रहा, और फारूक अब्दुल्ला देश छोड़ के भाग गए लोगों को जब आतंकवाद हुआ है। वो तो जब यूपी यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी, नरसिंहा राव सरकार ने जब वातावरण बनाया, यूनाइटेड फ्रंट की सरकार आई, होगा चुनाव, तब वो लंदन से बेचारे लौट के आए थे। तो 9 साल तो वो विदेश में रहे पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को छोड़कर। तो इस समय का जम्मू कश्मीर बदला हुआ जम्मू कश्मीर है। जो हुर्रियत के लोग पहले चुनाव का बहिष्कार करते थे, हर शुक्रवार को और सड़कों पर जो है जुलूस निकलते थे, पत्थरबाजी होती थी, आज वो कहां है?
जो उनकी सुरक्षा में जो सुरक्षा बल थे वही सुरक्षा बल उनकी निगरानी कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के वित्त पोषण के नाम पर बड़े बड़े चेहरे इस समय जेल में है, कुछ को सजा हो चुकी है। सर ये जो बातें हम कर रहे हैं, हम बड़ा यहाँ दिल्ली बदलाव में है। बैठ के कर रहे हैं। सर आपने बदलाव की बात की, मैं इसी पॉइंट पे मैं विजय जी को इंक्लूड करना चाह रही हूँ। हम जब बड़े बड़े बदलाव की बात करते हैं, यही धारा 370 ना हटे इसके लिए तमाम एड़ी चोटी का जोर लगाते रहे, और जब लोकसभा चुनाव के नतीजे भी आए तो इन्हीं पार्टीज के साथ वहां की जनता खड़ी दिखाई भी दी। अगर कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में बात करें, वरना हर्षवर्धन जी मुझे टोकेंगे, जम्मू कश्मीर की एक साथ बात करें, तो हम बात कश्मीर की कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली वहां कश्मीर के आवाम ने चाहा क्या, ये तो उनके वोट से तय होगा ना। हाँ बिल्कुल उनके वोट से तय होगा, लेकिन आपको बताऊं मैं जम्मू कश्मीर आमतौर पे साल में 1 या 2 बार जाता ही हूँ, हाउ लकी यू आर। है ना। और जब 5 अगस्त 2019 को फैसला हुआ था, उसके 4 दिन बाद मैं श्रीनगर में था 1 हफ्ते के लिए। जी जब ये फैसला हुआ आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने का, तब भी मैं वहाँ था। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यदि इसको आप रेफरेंडम के तौर पर देखेंगे तो इसके मतलब दूसरे निकलेंगे। चुनाव के नतीजे इस फैसले पर असर डालेंगे तो फिर आपको नतीजे दूसरे दिखेंगे। मैं ये आपको बता सकता हूँ, जम्मू कश्मीर को मैं जितना समझता हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को आज की तारीख में वहाँ बहुमत मिलता नहीं दिख रहा। पर उनके पहली बिना बात। सरकार बन सकती है नहीं, क्या? वो तो- ये वो तो इतनी स्थिति आ महान सकती पार्टी है? है ना कि वो तो पीडीपी के साथ भी, क्योंकि राष्ट्र के लिए बहुत जरूरी है चुनी हुई सरकार बनाना, तो वो तो पीडीपी के साथ भी चले जाते हैं। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी जाते हैं। जिन फारूक अब्दुल्ला साहब की बात कर रहे हो, उनके साथ तो वो सरकार में रहे हैं, केंद्र में रहे मुझे हैं, इसमें दिल्ली में तंज रहे की हैं, क्यों श्रीनगर में रहे हैं। तंज की महक क्यों आ रही है तंज नहीं है, इसमें? मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसलिए मैंने पहले कहा कि इसको रेफरेंडम की तरह से मत देखिए, क्योंकि वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला था और उस फैसले को अलग तरीके से देखना चाहिए। अब जम्मू कश्मीर के लोगों ने, यदि मान लीजिए वहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं बनती है, तो क्या आप मानेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोगों को 370 का जो फैसला है वो पसंद नहीं आया? लेकिन ये जरूरी था और ये हुआ, ये भी अच्छा रहा। हाँ, तो इसलिए मैंने कहा ना कि इन दोनों चीज़ों को अलग अलग तरीके से देखिए। और उसको आर्टिकल 370 को हटाने के बाद बहुत सारी चीज़ें बदली है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें नहीं भी बदली। यदि आप दिल्ली से बैठकर देखते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, यदि वहाँ जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। एक तो मैंने कहा कि जम्मू में जो बड़ा बदलाव हुआ, जो नेगेटिव है, कि वहाँ पर टारगेटेड किलिंग हो रही है, जम्मू में आतंकवादी घटनाएं होने लगी जो पहले नहीं हो रही थी। कश्मीर में जो पूरा माहौल है उसमें अब भी वहाँ के लोग ऐसा सोचते हैं, क्योंकि मैं भी 2 दिन के लिए जाता हूँ, 4 दिन के लिए जाता हूँ, मैं कोई वहाँ पर रहता नहीं, तो उनको लगता है कि अब भी हम बंदूक के साए में रह रहे हैं। लेकिन सर मैं इसमें थोड़ी सी राय अलग इसलिए रखती हूँ क्योंकि वहीं के नामी गिरामी डॉक्टर हैं जो अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं। वो ये कह रहे हैं कि जब से धारा 370 हटी है, भ्रष्टाचार कम होने की संभावना पैदा हुई है, वरना इतना भ्रष्टाचार था कि हमारे लिए इंस्टीट्यूट चलाना, अस्पताल चलाना, कैंसर के बड़े डॉक्टर हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये तो नासूर था, खत्म हुआ, हम खुश हैं। नहीं, 2 बड़े बदलाव हुए ना। मैं कह रहा हूँ भ्रष्टाचार का बहुत कमी आई। दूसरा, जो सारा पैसा, क्योंकि पिछले 60 साल में सेंटर ने सबसे ज़्यादा पैसा कश्मीर को दिया, लेकिन वो 2 बड़े परिवारों के पास, फारूक अब्दुल्ला साहब जगह अब्दुल्ला परिवार के पास और मुफ्ती परिवार के पास जाता था, और वही सारी की सारी पॉलिटिक्स, वही सारा कश्मीर, जम्मू कश्मीर देखा करते थे। थोड़ा सा गुलाम नबी आजाद के पास भी गुलाम रहा। नबी आजाद के पास भी, लेकिन वो बड़े लीडर, 3 परिवार समझ लीजिए, और कुछ लोग हुर्रियत और सेपरेटिस्ट लीडर। इस सरकार ने आकर उस पूरे फंडिंग का सिस्टम बदल दिया, और वो जम्मू कश्मीर के जिलों के स्तर पर, गांव के स्तर पर, कस्बों के स्तर पर पहुंच गया। वहाँ के जो प्रतिनिधि है वहाँ पहुँचा है, तो एक तो उससे करप्शन कम हुआ, दूसरा वो पैसा वहाँ पहुँच के डेवलपमेंट हुआ। नहीं तो यदि आप टोटल हिसाब लगाएंगे कि भारत सरकार ने कितना पैसा जम्मू कश्मीर भेजा है दिल्ली से, तो शायद पूरा एक और देश भी है ना डेवलप हो सकता था। तो वो एक बड़ा बदलाव वहाँ पर हुआ। दूसरा, पथराव की जो घटनाएं मैंने जिक्र किया कि वो बहुत कम हो गई हैं। हर शुक्रवार को मैं वहाँ जाता हूँ तो लगता था कि शाम होने से पहले आपको अपने ठिकानों पर वापस आना है। उन स्थितियों में बदलाव आया। टूरिज्म जो है बहुत बड़ा है, बल्कि मैं कह रहा हूँ, मैं 8 या 9 अगस्त को वहाँ था 2019 में। उसके बाद भी अचानक वहाँ पर उनके होटल्स वालों ने तैयारी नहीं कर रखी थी, क्योंकि वो होटल चलती ही नहीं थी, तो लोग खाली थे। अब 150 कमरों के होटल में 15 लोग केवल ऐसी सिस्टम चलाने के लिए, और इतना सारा टूरिस्ट वहाँ पर आ गया अचानक, तो उसका एक बड़ा फायदा हुआ है। लेकिन जो बीजेपी का जो सबसे बड़ा एक मसला था, जो वादा था, वो था कश्मीरी पंडितों की वापसी।
बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था। तो क्या वो 10 साल में वो हुआ है? विजय जी, मुझे बीच में आपको इसलिए रोकना पड़ेगा क्योंकि कोलकाता से एक तस्वीर आ रही है, वो इस वक्त दर्शकों को दिखानी बड़ी महत्वपूर्ण है। कोलकाता में प्रदर्शन चल रहा था और बीजेपी के कार्यकर्ता ये प्रदर्शन कर रहे थे, और आज सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं बल्कि वाम दल के कार्यकर्ता भी प्रदर्शन कर रहे थे। आज सुबह एक तस्वीर आई जब खदेड़ा गया वाम दल के कार्यकर्ताओं को, और अब बीजेपी के कार्यकर्ताओं को खदेड़ा जा रहा है। पहले जरा सुन लेते हैं क्या रिएक्शंस आ रहे हैं। ये प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि मीडिया के कैमरे भी इस वक्त बहुत ज़्यादा वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हमें थोड़ा इस पर चर्चा करनी होगी क्योंकि ये महिला की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है, और ख़ास तौर पर तब जब ममता बनर्जी ने एक बयान ऐसा दिया है जो सीधे सीधे टारगेट कर रहा है लेफ्ट को और बीजेपी को। ममता बनर्जी ने क्या कहा था कि ये सब जो है एक तरफ वाम और दूसरे हैं राम, उनकी कारस्तानी है, वो अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब जब बीजेपी के कार्यकर्ताओं को आप प्रदर्शन करते हुए देख रहे हैं तो उन्हें पुलिस उठा के इन गाड़ियों में भर रही है, और ठीक ऐसा ही सुबह लेफ्ट के कार्यकर्ताओं के साथ भी हो रहा था। ममता बनर्जी लोकतंत्र की बात करती हैं, लेकिन जब पार्टी के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट की बात करते हैं तो उन्हें उठा के जेल में डालने का काम करते हैं। हर्षवर्धन जी, ये गजब का लोकतंत्र है। नहीं, मुझे लगता है कि इस पर चर्चा कैसे करें और कितनी करें, अब ये संकट हम लोगों के सामने खड़ा हो गया है। और मुझे तो समझ में नहीं आता कि आर्टिकल 356 है क्यों। मोदी जी को एक संविधान संशोधन करना चाहिए और उसको हटा देना चाहिए, क्योंकि जब उन्होंने तय किया हुआ है कि राज्य जल जाए, ख़त्म हो जाए, उनके अंदर ये साहस नहीं होगा कि 356 का इस्तेमाल करें। बाकायदा जगदीप धनखड़ के समय जब वो राज्यपाल थे, मुझे ध्यान में है, 355 के तहत उन्होंने बाकायदा होम मिनिस्टर को रिपोर्ट दी थी, गृह मंत्री से वो मिले थे, अमित शाह से मुलाकात हुई थी, खूब चर्चा हुई, कहा गया भाई जो जरूरी होगा वो करेंगे। वो हमको भी याद है कि जब चुनाव के विधानसभा चुनाव के बाद 2021 में चुनाव के बाद क्या हुआ, वहाँ लोग भागकर असम के धुबरी चले गए, धनखड़ जी वहाँ मिलने गए थे, कई गांव के गांव जला दिए गए, और राम वाम एक साथ आ गए हैं। वो कह रहे हैं हाँ एक साथ हैं, क्योंकि दोनों के घर के बच्चे मर रहे हैं, दोनों के घर के महिलाओं की आबरू लूट रही है, दोनों की दुकान मकान सब तोड़े जा रहे हैं। और सिर्फ राम वाम नहीं है, कांग्रेसी भी पिट रहे हैं, मर रहे हैं। एनएसयूआई के कार्यालय में आग लगा दी गई थी, और उसी के बाद अधीर रंजन चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अब तो खैर अधीर जी बेचारे कांग्रेस का किस तरह से हिस्सा है वो शायद मतलब पता लगाना पड़ेगा। वही कांग्रेस का हिस्सा है, कई बार लगता है बंगाल में वही कांग्रेस का हिस्सा है। नहीं, उसके लिए भी सीबीआई जांच करानी पड़ेगी कि अधीर जी कहां हैं अभी, क्योंकि जिस तरह से अपमानित करके उनको हटाया गया। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि देश का एक बड़ा वर्ग, और कई बार जब होता है ना, हम लोग बात करते हैं, कोई कहने लगेगा हाथरस, कठुआ, उन्नाव या देश के कोई ऐसा राज्य नहीं होगा जिसमें ये सब नहीं हो रहा है। पुलिस काम करती है, एक सामान्य लॉ एंड ऑर्डर की तरह होता है जहां संभव, लेकिन कहीं उस राज्य की महिला मुख्यमंत्री इतना संवेदनहीन व्यवहार करे। और मैं बार बार एक बात कह रहा हूं, जिस तरह से कलकत्ता पुलिस के जिम्मे सिर्फ एक काम हो गया है कि वो सोशल मीडिया पर देखती है, अच्छा आपने आरजी कार हैशटैग से कुछ लिखा है, बांग्ला पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल वायलेंस से कुछ लिखा है, कोलकाता हॉरर से कुछ लिखा है, कोलकाता डॉक्टर डेथ से कुछ लिखा है, तुरंत उसको एक बनी बनाई चिट्ठी है, आपका वाला ट्विटर हैंडल डाला एक्स वाला और डाल दिया कि इसको डिलीट करो, नहीं तो आपके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। अच्छा, मतलब मुझे चेक कर लेना चाहिए कि अपने भी मेल कहीं ऐसा नहीं, बिल्कुल चेक करना चाहिए। एक डॉक्टर ने जिस तरह से लिखा, वो डॉक्टर है लड़की, वो उसको लगा कि उसकी साथी डॉक्टर की जान चली गई, जघन्य तरीके से कांड किया गया है, मतलब पाशविक है, बर्बर है। इसमें तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के शामिल होने के आरोप लग रहे हैं। अब आरोप लग रहे हैं तो क्या कोलकाता पुलिस नोटिस भेज देगी? आरोप लग रहे हैं तो उन आरोपों से आप देखिए हर्षवर्धन जी, ये बाकी सबको भी याद होगा, ज्यादा चिंताजनक है।
बाकी सब मेहमानों को भी याद होगा कि जब संदेश खाली का भी मसला उठा था और जब ये पूरी जांच सीबीआई को देने की बात हो गई और नेशनल लेवल पर संदेश खाली की बहुत ज्यादा चर्चा होने लगी थी, तब एक ऐसा ही मार्च ममता बनर्जी ने निकाला था और अपने साथ वो पीछे महिला कार्यकर्ताओं को लेकर, महिला नेत्रियों को लेकर चली थी।